सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस सेमेस्टर 6 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो आपका फर्स्ट क्लास आज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करेंगे हम जो आईएफएस जो सब्जेक्ट है ये क्या चीज है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, क्या चीज है, ओवरऑल किस चीज के बारे में, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। ठीक है, हम आपको ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में समझाएंगे और फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट आपका यूनिट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है, देखो चैप्टर, देखो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ यूनिट्स रहने वाला है, वो जो चीज है बता देते हैं। देखो सबसे पहले चीज है ओवरव्यू, जो कि हम आज दे देंगे। ओवरव्यू देकर के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे सब्जेक्ट को। फिर जो है मार्केट्स आ जाता है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, और मार्केट में दो डिवीजन होता है, एक होता है आपका मनी मार्केट, देन होता है आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये दो डिविजन होता है मार्केट का। ओके, उसके बाद आता है बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होता है कुछ। ठीक है, बैंक के अलावा अदर इंस्टीट्यूशन जो लोग मॉनिटरीली इन्वॉल्व है, मनी लेंडिंग और डेप्ट में। ठीक है, उनका बात हो रहा है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका चैप्टर है। एंड देन आता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। देखो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एक बहुत वास्ट मार्केट है, बहुत रिस्की मार्केट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है तुम्हारा पैसा लगता है, तो जो तुम इन्वेस्ट करते हो, द पर्सन हु इन्वेस्ट इज कॉल्ड अ इन्वेस्टर। ठीक है, तो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, तो उसके साथ स्कैम ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो उसको जो बचाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो ओवरऑल ये सिलेबस आप लोग का रहने वाला है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। क्लियर? तो ये सारा के साथ धीरे धीरे करके जैसे आप लोग क्लासेस लेंगे, क्लासेस में मेरे साथ जुड़ेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग सॉर्ट करते हुए जाएंगे, एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग समझते हैं कि आपका मेन जो सब्जेक्ट है, मेन जो चीज आप लोग अभी जानने आए हो वो क्या चीज है, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। व्हाट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? ये है आपका पहला डाउट, पहला क्वेरी जो आपके दिमाग में आता है ये सब्जेक्ट का नाम सुनते ही। ठीक है, चलो फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले समझते हैं व्हाट इज फिनेंस। फिनेंस क्या चीज होता है? द वर्ड फाइनेंस, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंस? ठीक है, फिनेंस क्या है? मैनेजिंग फंड्स। ठीक है, फंड्स मतलब पैसा, राइट? मतलब क्या हुआ? पैसा। पैसे को जिस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं दैट इज कॉल्ड फिनेंस। उसमें आपका एक्वायरिंग आ जाता है, मैनेजिंग आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है, इन्वेस्टिंग आ जाता है। तो हम लोग के पास जो पैसा आता है, हम लोग उसको किस तरह से ला रहे हैं, किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से सेव कर रहे हैं, ये सारा चीज जो हम लोग ओवरऑल अपना फंड्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो हम लोग अपना फंड्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनांस। ठीक है, फिनांस का मतलब क्या हुआ? फंड्स को मैनेज करना। सो फंड्स का सॉरी फिनांस का मतलब समझ गए भैया। फिनांस का मतलब क्या हुआ? फंड्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज फिनांस, अब आपको यह भी समझ में आ गया कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। फिनांस का मतलब फंड्स को मैनेज करना। तो जिस सिस्टम से फंड्स को मैनेज करते हैं, जिस सिस्टम के द्वारा फंड्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि जिस सिस्टम के द्वारा, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा या फिर जिस प्रोसीडियर्स के द्वारा, ठीक है, हम लोग फंड्स को मैनेज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर? अब आ जाते हैं इसका फर्स्ट पार्ट पे, विच इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन का मतलब सबको पता है, विच बिलोंग्स टू इंडिया, पर्टेन्स टू बी बिलोंगिंग टू इंडिया, इंडिया से रिलेटेड। तो इंडियन ही क्यों? हम लोग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम क्यों नहीं पढ़ रहे? व्हाई? बिकॉज यू आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू नीड टू पे टैक्सेस इन इंडियन रुपीज, राइट? यू अर्न इन इंडियन रुपीज। दिस इज द रीजन वी आर स्टडिंग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, नॉट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आप कहीं और जाते हो, किसी और कंट्री में जाते हो, आपको वहां का फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ना होगा। ठीक है, तो हर कंट्री का अलग अलग होता है, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, अलग इन्फ्लेशन रेट्स है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हर कंट्री का अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें टाइम टू टाइम कुछ अलग अलग रिफॉर्म्स आते रहते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस की बात हो रही है। ठीक है, समझे? नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। जो हम लोग का इंडिया में फाइनेंस को मैनेज करने का सिस्टम है, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आता है, उसको हम लोग को स्टडी करते रहना पड़ता है ताकि हम लोग इस चीज को समझ पाए। हर कंट्री का ये अलग अलग होता है। एंड सिंस
आप इंडियन रेसिडेंट हो तो आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ना और समझना जरूरी है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए कि भैया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आगे का चीज। ठीक है, चलो अच्छा यहां लिख देते हैं, क्या बेटर रहेगा। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या आ गया, द सिस्टम बाय विच finances are managed in India, सिंपल एज दैट। अब इसका मतलब भैया आप ये लिखे हैं तो हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, हम ये आंसर लिख के आ जाएंगे? मत लिख के आना भाई, मत लिख के आना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, जो इस सब्जेक्ट से पहला बार इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको पहला बार इस सब्जेक्ट का नाम पता चला है, उसको समझाने के लिए चीज एक्सप्लेन की। ठीक है, अब क्या लिख के आएंगे वो हम लोग आते हैं अगला टॉपिक में। ठीक है, चलो सो डिफाइन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। पहला टॉपिक आपका क्या था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को डिफाइन करो। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट बताओ, मीनिंग बताओ। क्या बताओ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, उसका कॉन्सेप्ट और मीनिंग बताओ। तो देखो सबसे पहले मीनिंग पे ही आ जाते हैं। अब आपको ये जो हेडर है नहीं भी लिख के आओगे तो चलेगा, ठीक है, दैट्स टोटली अपॉन यू, बट जो भी है आंसर राइटिंग स्टाइल जैसा रहेगा नहीं रहेगा। जब हम लोग इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन पैटर्न पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप लोग को पता ही है, अगर मेरा प्रीवियस क्लासेस देखे हो तो हम आंसर राइटिंग में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो समझा देते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विसेज। किसका नेटवर्क, किसका नेटवर्क, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विसेज। ठीक है, इसका नेटवर्क, फिर से समझो, फिनेंशियल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, मार्केट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज। ये चार चीज का नेटवर्क जो है उसको हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। अब ये चार चीज क्या है भैया, ये चार चीज बेसिकली आपका है द कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब किसी को पता है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है जिस चीज से मिलकर के एक पर्टिकुलर चीज बनता है। ठीक है, सपोज एक बॉटल है तो उसका कंपोनेंट्स क्या है, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक इज द कंपोनेंट ऑफ मेकिंग फॉर मेकिंग अ वाटर बॉटल। तो उसी तरह से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट्स क्या है, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस चीज से बना है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस चीज से बना है, क्या कंपोनेंट्स है। तो ये चार कंपोनेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये चार कंपोनेंट से मिलकर के बना है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो ये चार चीज कैसे बना है, इसका एक प्रॉपर नेटवर्क है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स वगैरह, मार्केट मतलब जहां पर फिनांस ट्रेड होता है। ठीक है, जहां पर एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू बढ़ता घटता है, जिसमें आप लोग मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट, जिस जरिए से फिनांस ट्रांसफर होता है, फंड्स ट्रांसफर होता है। ठीक है, एंड द सर्विसेज, फिनांस के लिए क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। ये चारों चीज का जो आपका ओवरऑल, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, तो ये चारों चीज का जो आपका ओवरऑल नेटवर्क है, जो इनका इंटर रिलेशन है, ये है कंपोनेंट फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम। आई होप दैट मेक्स इट क्लियर। अभी आ जाते हैं कि आंसर आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, दैट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड्स। क्या फैसिलिटेट करता है, ठीक है, किसको बढ़ावा देता है, फैसिलिटेट मतलब बढ़ावा देना। ठीक है, क्या बढ़ावा दे रहा है, फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, कहां पर, इन द इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में फंड्स इजीली फ्रीली फ्लो कर पाए। ठीक है, फ्लो कर पाए मतलब जहां जरूरत है वहां तक पहुंच पाए, ज्यादा है जिसके पास उससे कम वाले के पास पहुंच पाए। ठीक है, तो जहां जरूरत है वहां तक पहुंच पाए, इजीली फ्लो कर पाए, इसको बढ़ावा देता है कौन, ये जो हमने नेटवर्क बनाया, ये चार कंपोनेंट्स का जो नेटवर्क था ये। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज और एन इंटरमीडियरी दैट कनेक्ट्स पीपल हु हैव एक्सेस मनी, जिसके पास ज्यादा मनी है, सेवर्स
विथ पीपल हु नीड मनी फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स नहीं होना चाहिए यहाँ यार। ठीक है, प्रोडक्टिव पर्पस, हाँ इन्वेस्टर्स हो सकता है, आई एम सॉरी, इन्वेस्टर्स हो सकता है। प्रोडक्टिव पर्पसेस मतलब किसी को कुछ पैसा चाहिए, वो कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, उसके अगेंस्ट में वो कुछ अर्न कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अभी क्या बोला, जिसके पास है उससे उस तक पहुंच पाए जिसको जरूरत है। ठीक है, ये जो फ्लो ऑफ फंड्स है, फ्री फ्लो ऑफ फंड्स है, इसको मेंटेन करने के लिए हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ फिनेंशियल सिस्टम का जो हम लोग का मीनिंग है हम लोग को हो जाता है क्लियर। अब समझ में आ जाता है क्या कंपोनेंट्स हैं वो जान लेते हैं। देखो अभी 4 कंपोनेंट्स हम बताए थे, ये वही चीज बात हो रहा है। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आ जाता है, जैसे कि बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी, ठीक है, बैंक्स। इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा में लेन देन करती है। ठीक है, पैसा जमा लेती है, प्रीमियम्स लेती है और एक टाइम के बाद में आपको मैच्योरिटी वैल्यू देती है। ठीक है, देन आता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी का सबसे प्राइम एग्जांपल है बजाज फाइनेंस। ठीक है, और टीवीएस का भी फाइनेंस होता है। तो इस तरह से जो फाइनेंसिंग कंपनी, दीज आर नॉट बैंक्स बट एक्ट एंड वर्क लाइक अ बैंक। ये आपसे पैसे लेते हैं, आपको मनी लेंड करते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एनबीएफसीज। एनबीएफसीज का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये बता देते हैं, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज जो भी बोल सकते हो। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दैट कलेक्ट एंड लेंड मनी। ठीक है, क्या करते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं और लेंड करते हैं। सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर फंड्स ट्रेड हो रहा है, जहां पर फंड्स बिकता है, खरीदा जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है, ये जो जगह है उसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, लाइक द स्टॉक मार्केट और द मनी मार्केट। थर्ड चीज आता है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि क्या चीज है, अब मार्केट में आप लेन देन कर रहे हो, किस चीज का कर रहे हो, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, वहां पर होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग अ क्लेम ऑन मनी, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्लेम ऑन मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चेक, जैसे टी बिल। ठीक है, फिर आपका हो गया बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ठीक है, शेयर्स हो गया, ये सारा चीज। देखो शेयर्स, बॉन्ड्स, चेक्स, समझ में आया? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ये एक ऐसा चीज है जो मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? और यही इंस्ट्रूमेंट्स है जो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, देन आपका आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या चीज है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, डिपॉजिटरीज एक्सेट्रा। यानी बैंक्स का जैसा जो, देखो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या हो गया, बैंक हो गया। बैंक आपको क्या करता है, आपका पैसा रखता है तो आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, या फिर आपको लोन प्रोवाइड करता है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बैंक्स भी हो गया। ठीक है, तो ऐसा कंपनीज या फिर जो भी सर्विसेज इन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि बैंक्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द फाइनेंशियल सर्विसेज। समझ में आया? समझ में आया सभी को? जल्दी कंफर्म करिए। वेरी गुड। तो इसी के साथ साथ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका जो है मीनिंग मैंने समझा दिया। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स का। ठीक है, वो क्यों है? वो नेटवर्क इसीलिए है ताकि हम लोग का इकोनॉमी में फ्री फ्लो ऑफ फंड्स इजीली मेंटेन रहे। क्यों मेंटेन रहे? ताकि जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे जिसको नीड है उस तक पैसा फ्लो कर पाए। क्लियर है? अब क्या क्या हम लोग के पास कंपोनेंट्स है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये 4 कंपोनेंट्स का प्रॉपर नेटवर्क के साथ बनता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, व्हाई डू वी नीड द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर देखो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बोला है, बट हम अभी इसमें नहीं जा रहे हैं। हम तुम लोग को अपने हिसाब से समझाते हैं पहले कि ये है क्या चीज। ठीक है, मतलब हम लोग को क्यों चाहिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का क्यों जरूरत है। राइट, सपोज ये मैं हूं, ठीक है, ये हूं मैं, ठीक है, हंसना मत भाई कोई, ठीक है, ये मैं हूं, मैं काम करता हूं। क्यों काम करता हूं? सो दैट मैं पैसा अर्न कर सकूं। ठीक है, आई वर्क टू अर्न मनी। राइट, अब सपोज मैं इतना मनी अर्न कर ले रहा हूं कि मैं अपना सारा नीड्स फुलफिल करने के बाद कुछ रुपया बचा लेता हूं। ठीक है,
ऑब्वियसली सबको सेविंग्स की जरूरत है ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो हम उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, सपोज मैं कुछ इतना पैसा बचा ले रहा हूं जो मैं बचा के अपने पास रखता हूं, ठीक है, बट इसमें एक चीज आ जाता है कि मैंने जो पैसा बचाया है क्या वो आगे चल के उतना वैल्यूएबल रहेगा। समझने का कोशिश करो, ठीक है, समझने का कोशिश करो कि मैं आज सपोज मैं 1,000 रुपया कमा लेता हूं, ठीक है, आई अर्न 1,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, आई स्पेंड ₹850, ठीक है, मेरे पास कितने रुपए बच गए, कितने बच गए, 150 बच गए, ठीक है, कितने बच गए, 150। 850 is the amount I spent, 150 is the amount I saved, right? 850 क्या है, स्पेंट है, और 150 क्या है, सेव्ड है। तो मैंने 150 रुपया सपोज बचा लिया, राइट? तो मैं बचा के क्या करूं उसको, मैं क्यों बचा रहा हूं, ताकि मैं उसको आगे यूटिलाइज कर सकूं, मैं उस पैसे को आगे यूटिलाइज कर सकूं। अब सपोज 5 साल बाद मैं ये 150 रुपया यूज करने जाता हूं, ठीक है, 5 साल बाद मैं ये 150 रुपया यूज करने जाता हूं, तो चलो आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, ये जो 150 रुपया था मेरे पास, मैं उसको लेके गया कि सपोज मेरे को कोई सामान खरीदना है, कुछ भी, ठीक है, तो क्या मैं उस 150 रुपया से वो सामान खरीद सकता हूं जो मैं 5 साल पहले खरीद सकता था? आंसर मी यस और नो, मेक इट फास्ट, जल्दी बोलो। क्या मैं 5 साल बाद, हाँ, क्या मैं 5 साल बाद वो खरीद सकता हूं जो मैं आज खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकूंगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। अच्छा भैया, महंगाई बढ़ जाएगी, व्हाट इज महंगाई? वी कॉल इट इन्फ्लेशन। व्हाट डू वी कॉल महंगाई? वी कॉल इट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आज जो प्रेजेंट वैल्यू है मनी का, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी टुडे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी टुडे डज नॉट इक्वल टू, या फिर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी इन द फ्यूचर, ठीक है। मनी का जो आज वैल्यू है, आज जो मैं अमाउंट ऑफ मनी होल्ड कर रहा हूं, उसका इन फ्यूचर उतना वैल्यू नहीं रहेगा। इसका प्राइम एग्जांपल क्या है? इन्फ्लेशन रेट्स, ठीक है, इन्फ्लेशन जैसा चल रहा है, महंगाई जैसे चल रहा है। आज से तुम लोग देखे ही होगे कि अभी भी जब भी पापा पापा से बात करोगे, पापा 100 रुपए दीजिए चॉकलेट लेना, फॉर एग्जाम्पल। अब सब चॉकलेट नहीं खाता होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल, 100 रुपए तो चॉकलेट लेना। भाई तेरे को 100 रुपए का कौन सा चॉकलेट लेना है? हम लोग के टाइम में तो 10 रुपए में हो जाता था। पापा आप लोग के टाइम में हो जाता था, आप लोग के टाइम में 20 का डेयरी मिल्क जो मिलता था, अभी 50 का मिलता है, 45 50 ऐसे कुछ रेट्स होगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो अभी से उनके टाइम में जो डेयरी मिल्क 10 या 20 का मिल रहा था, उसका रेट आज के डेट पे 45 50 पे स्टैंड करता है। हम लोग को भले समझना है, वो मार्केटिंग टेक्निक्स होता है, पहले उसको बंद कर दिया, फिर बाद में प्रोडक्ट फिर से लॉन्च किया, न्यू प्राइस, ठीक है, साइज स्मॉल कर दिया, क्वांटिटी कम कर दिया, एंड ऑल, जो भी, उस पर नहीं जाते। अभी जो समझ रहे हैं वो समझते हैं कि जो पहले वैल्यू था पैसा का वो आज नहीं है, और जो आज वैल्यू है पैसा का वो आगे नहीं रहेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मनी का जो वैल्यू है इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि जो पहले वैल्यू था वो आज नहीं रहेगा, और आज वैल्यू है वो फ्यूचर में नहीं रहेगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो सपोज 100 रुपए में आज जो तुम चीज खरीद पा रहे थे, मैं 150 रुपए में आज जो चीज खरीद सकता था वो मैं नहीं खरीदा, मैं बोला बाद के लिए रखता हूं, और बाद में जाकर के मैं उस 150 रुपए से खरीदने गया, मैं नहीं खरीद पाया। तो मेरा पैसा बचाना लाजमी हुआ? मेरा पैसा बचाना मेरे लिए इफेक्टिव हुआ, मेरे लिए अच्छा हुआ? हाँ या ना, जल्दी बोलो। ऑब्वियसली नहीं हुआ, ठीक है। मैंने जो पैसा बचाया वो मेरे लिए बेकार हो गया। तो नॉर्मल पर्सन पैसा क्यों बचाए? जितना कमा रहा है खर्च कर देगा, मैं क्यों बचाऊं पैसे? अल्टीमेटली उसका वैल्यू कम हो रहा है ना, तो मैं क्यों बचाऊं? तो इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने के लिए कि मैं क्यों बचाऊं, इसको ब्रेक लगाने के लिए हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग और सेविंग,
इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, इन्वेस्ट करना, राइट। अब तुम बैंक में जब पैसे डालते हो, बैंक तुमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई बैंक 1% देता है, कोई 1.5 देता है, कोई 2.5 देता है, मैक्सिमम मेरे को यही पता है नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। तो जो भी है, अब लोग क्या बोले कि हाँ ये मेरे को बढ़िया लग रहा है, हम एक काम करते हैं, ये जो 150 रुपया हम डाल देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, सपोज बैंक में ही रख देते हैं, बैंक मेरे को साल का 2.5% देगा। या थोड़ा सा ज्यादा समझदार है जो कोई, बोला हम इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर शायद मेरे को, मतलब हम खराब से खराब 7% से 10% रिटेन हो जाएगा। अब इंडिया का इन्फ्लेशन रेट करेंटली कितना चल रहा है, इट्स अराउंड 10 to 12%, राइट। तो लगभग लगभग मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊंगा, या यहां पर भी मैं कुछ हद तक मेरा जो वैल्यू ऑफ मनी मेरे पास पड़ा रहने से घट सकता है, मैं उसको रिड्यूस कर लूंगा, मतलब ज्यादा कम नहीं होगा, कम तो होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से पैसा का वैल्यू आगे चल के कम हो जाएगा, लेकिन बहुत घटेगा नहीं, कुछ मैं उसको कवर अप कर लूंगा। क्लियर है? तो अब यहां पर हम लोग को काम आता है किसका, किसका काम आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। हम लोग अपना पैसा सेव करके कहां रखते हैं, इन्वेस्ट करके कहां रखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। जैसे कि बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, हम लोग का अपना पैसा यहां लगा करके रखते हैं कि आगे चल के हम लोग को अभी जो मनी वैल्यू हो सकता है उस टाइम तक उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्ट करने वाला लोग, जो शेयर मार्केट वगैरह में लगाता है, वो लोग कहां लगा रहा है, मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट, जैसे कि स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट। स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, कंपनी साल के हिसाब से ग्रो करती रही, मेरा पैसा भी वहां पर ग्रो करता रहा। या फिर मनी मार्केट में हो गया, सपोज मैं लेंड कर दिया किसी को मनी की, सपोज चलो हम तुमको 1 साल के लिए पैसा देते हैं, मेरे को 5% दे देना उस पर, ठीक है, इस हिसाब से लेंड करते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि मैं पैसा दूंगा, किस बेसिस पे दूंगा, लेके भाग गया तो, राइट। इसीलिए बैंक में क्या होता है, तुम्हारा बैंक अकाउंट होता है, खाता, पासबुक, जिसमें तुमको सब कुछ दिखता है, ठीक है। तुम किसी को पैसे दे रहे हो, तुम चेक के थ्रू दे सकते हो, एज अ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट, तुम चेक में जितना अमाउंट ऑफ मनी लिख दिए वो अपने बैंक में डाल करके वो तुम्हारे बैंक से डायरेक्टली कट के उसके पास जा सकता है, ठीक है। शेयर्स में तुम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो कि तुमने पैसे लगाए, उसका तुम्हारे पास ये प्रूफ है कि मैंने इतने पैसे खरीदे थे और करेंटली उसका जो प्राइस रहेगा मेरे को मिल जाएगा। दीज आर कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट्स। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है सर्विसेज, कि इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग को ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या सर्विसेज मिलेगा, कि हम लोग का पैसा सही से इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं, हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं, दीज आर कॉल्ड द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये 4 कंपोनेंट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आम आदमी पैसा बचा रहा है सो दैट ही कैन डिफीट द इन्फ्लेशन रेट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसका अमाउंट ऑफ मनी जो वो सेव किया है उसको आगे चल के उसका बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मिल सके, ठीक है, इसलिए ये पैसा बचाया जा रहा है। एक सेकंड, हाँ। तो यही होता है जो हम लोग का कंपोनेंट्स है, इनका बीच का नेटवर्क या इंटर रिलेशन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड, जिसलिए हम लोग को जरूरत है द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। व्हाई वी नीड द फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट इज द नीड ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ये नीड है कि एक बंदा या बंदी या कोई भी जो पैसा सेव कर रहा है, ठीक है, अ पर्सन हु इज सेविंग, वो उस पैसा को फ्री फ्लो में मेंटेन करके रखे, क्योंकि उसके पास अगर सपोज किसी के पास ज्यादा है, सेव कर रहा है ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसके पास पड़े पड़े घट जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, उसको इन्वेस्ट कर देगा, यूटिलाइज कर लेगा, तो उसको क्या होगा, उससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा पैसा रह सकता है जितना उसको आगे रहने वाला है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका बाइंग पावर, परचेजिंग पावर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले चीज में आते हैं, ठीक है, सेकंड साइड जो है इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का, उस साइड में आते हैं। व्हाट इज द सेकंड साइड, व्हाट इज द सेकंड साइड, सेकंड साइड ये है कि जिसको नीड है, जिसको पैसे का नीड है, जिसको चाहिए पैसा, ठीक है। अब उसका हिसाब पकड़ लेते हैं, सपोज इसको चाहिए पैसा, इसको चाहिए अभी 150 रुपए, ठीक है, कोई भी ये यहाँ पर कोई बंदा है, ठीक है, इसको चाहिए 150 रुपए, ये बोला कि मेरे को पैसे का नीड है, ये कहाँ से जाएगा पैसे लेने, अब ये घूमता तो नहीं फिरेगा कि भाई तेरे पास सेविंग्स ज्यादा है मेरे को दे दे पैसे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये कहाँ से पैसे ले सकते हैं, ये ले सकते हैं मार्केट से, मार्केट में यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठा सकते हैं, ठीक है।
तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैसे पैसा उठाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ डेट। ठीक है, लोन या डेप्ट के फॉर्म में पैसे उठा सकते हैं। क्लियर है? तो इसके अगेंस्ट में क्या देना होगा? लोन या डेट के अगेंस्ट में इसको इंटरेस्ट पे करना होगा। क्लियर? जो भी बंदा लोन या डेट ले रहा है इसके अगेंस्ट में इसको इंटरेस्ट पे करना होगा। किसको? जिससे भी ये लोन ले रहा है। ठीक है, जिससे भी ये लोन ले रहा है उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। अब इंटरेस्ट पे करेगा, अब बैंक्स यहां पर कैसे वर्क करते हैं वो हम समझाएंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लो। इंटरेस्ट पे करेगा तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जो बैंक इसको पैसा दिया है। क्लियर? उसको ये इंटरेस्ट पे करेगा। तो अब एक बात समझो, जिसके पास पैसा है उसके पास से कैसे पहुंचा इसके पास, अब समझाते हैं पैसा बैंक कैसे वर्क करता है। सपोज दिस इज अ बैंक। ठीक है, दिस इज अ बैक हो गया ये बैंक। अब ठीक है, हाँ, अब यहां पर एक बंदा है। ठीक है, ठीक है, और यहां पर एक बंदा है। ये बंदा जो है पैसा को सेव करता है, इस बंदे को पैसा चाहिए। ठीक है, इस बंदे के पास पैसा ज्यादा है, इसने पैसा सेव किया। इस बंदे के पास पैसा कम है, इसको चाहिए। ठीक है, अब ये ज्यादा सेव करके रखा है, इसके पास पड़ा पड़ा क्या होगा? वैल्यू डिक्रीज होगा। ये बोला चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम बैंक में जा करके जमा कर देते हैं। बैंक मेरे को इसके अगेंस्ट में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो बाबा सॉरी, हाँ, इंटरेस्ट देगा। बैंक क्या पे करेगा? इसको इंटरेस्ट। यहां पर सेविंग्स किया, बैंक इसको क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। ठीक है, अब ये बंदा को चाहिए था पैसा। ठीक है, तो ये क्या किया? बैंक इसको लोन दिया। ये बैंक के पास गया कि बैंक मेरे को पैसा चाहिए, बैंक इसको क्या दिया? लोन। इसके अगेंस्ट में ये बैंक को क्या दिया? इंटरेस्ट पे किया। समझ में आ रहा है? ये बंदा बैंक को क्या किया? इंटरेस्ट पे किया। बैंक का क्या फायदा हुआ? बैंक का क्या फायदा हुआ? इसका पैसा लिया, इसको उधार दिया, इसने इंटरेस्ट दिया, इसको इंटरेस्ट वापस किया। बैंक का फायदा? बैंक का फायदा इंटरेस्ट में। ठीक है, बैंक का फायदा किसमें? इंटरेस्ट में। बैंक इस पर्टिकुलर बंदे से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा और इस पर्टिकुलर बंदे को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। यानी बैंक इससे 9% अगर चार्ज कर रहा है, लेकिन ये बैंक इसको मैक्सिमम कितना देगा? फॉर जस्ट ओनली सेविंग्स अकाउंट विच इज मैक्सिमम ऑफ 2.5, पहले 2.7 था, 2.7%। ठीक है, और अगर ये बंदा एफडी कर देता है, फिक्स कर देता है कि चलो मैं 5 साल तक बैंक तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं पैसे लेने, तुम मेरा पैसा लेकर जो करना करो, मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट देना, मैं 5 साल तक तुम्हारे सामने मुंह ना खोलूंगा भाई। ठीक है, तो बैंक बोला चलो ठीक है, ऑफर अच्छा है, हम 5 साल तक तुम्हारा पैसा रखेंगे, तुम मेरे से मांगने मत आना, और जो मांगने आए हम तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कम कर देंगे और तुमसे चार्जेस भी काट लेंगे। तो बंदा बोला ठीक है, हम 5 साल तक नहीं मांगे, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास 5 साल और पैसा आ जाएगा, जम जाएगा। तो बैंक बोला ठीक है भाई, हम तुम्हारे पैसा कर देते हैं फिक्स डिपॉजिट और तुमको मैक्सिमम हम दे देते हैं 6% का इंटरेस्ट। तो ये भी खुश हो गया कि हाँ वैसे भी तो पैसा चाहिए था नहीं मेरे को, भी उसके पास पड़ा रहेगा, ऐसे भी साल में 2.5% दे रहा था, अभी हम 5 साल तक नहीं मांगेंगे तो 6% करके देगा मेरे को 5 साल, खुशी का बात है। ये बंदा खुशी खुशी दे दिया। ठीक है, ये बंदा का पैसा कहाँ चला गया? थोड़ा सा खिचपिच हो गया, इरेज कर देते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस बंदे का पैसा कहाँ चला गया? इस बंदे का पैसा फिक्स डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ठीक है, इस बंदे के पास, ठीक है, बैंक के पास। तो बैंक अभी क्या कर रहा है? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब बैंक इसको कितना में दिया था? 9% में दिया हो या 10% में दिया हो, जिसमें भी दिया हो। ठीक है, तो इस बंदे ने सपोज 1 साल के लिए लोन लिया था, 1 साल में इसने 9% दिया। ठीक है, बैंक इसको कितना दिया? 6। बैंक को तब भी कितना प्रॉफिट है? 3% का। अगले साल बैंक किसी और को देगा, इसको तो बैंक 5 साल के लिए बांध दिया कि 5 साल तक 6% करके ही देंगे। बोला ठीक है, अगले साल कोई और बंदा आया। ठीक है, पर्सन n था, अभी समझ लो n+1 है ये। ठीक है, तो ये बंदा आया, बैंक बोला भाई पिछले साल उसको दिए थे 9% में, इस साल महंगाई बढ़ गया यार, तुम एक काम करो, तुम 10% देना। ये बंदा बोला चलो नीड है मेरे को, हम 10% दे देंगे। बैंक इसको कितना दिया? वही 6%। इस बार का प्रॉफिट कितना है? 4% का।
समझ में आया? ऐसे 5 साल चलता रहा, बढ़ा बढ़ा के चार्ज कर रहे हैं, जैसे भी चार्ज करो, उससे मेरा लेना देना नहीं है, बट बैंक्स ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है? दिस इज हाउ मनी फ्लोज फ्रॉम द पर्सन हु सेव्स टू द पर्सन हु नीड्स। समझ में आ रहा है? इसी तरह से पैसा फ्लो करता है सेवर से जो पर्सन को जरूरत है उस तक। एंड दिस इज वाई वी एक्चुअली नीड द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाने के लिए, ठीक है? एंड आई होप इसी के साथ तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम का वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या टॉपिक 2, देखो एक चीज बता देते हैं, हम लोग का नोट्स क्वेश्चन के हिसाब से कंपाइल्ड रहता है, ठीक है? ताकि आप लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। अब दिस डजंट मीन कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके अलावा टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करते। इतना देर के एक्सप्लेनेशन में तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, यहाँ किस तरह से क्लास चलता है, ठीक है? हम लोग एक टॉपिक को 10 मिनट तक 15 मिनट तक घसते नहीं रहते कि एक ही वर्ड रिपीट किया जाए, इस तरह से नहीं चलता है। समझ नहीं आया पूछो, वी विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है? एंड द थिंग इज ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड नहीं करा रहे हैं। क्वेश्चंस इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह का आता है, आंसर उसी पैटर्न में लिखा हुआ है कि आंसर तुम इस पैटर्न में लिख पाओ, ठीक है? चलो सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला चीज प्रमोट सेविंग्स, ठीक है? सेविंग्स को एंकरेज करता है। लोगों को अगर पैसे में इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ रुपया मिलेगा, जितना रुपया तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा मिलेगा, तो तुम क्यों नहीं सेव करना चाहोगे यार? तुम क्यों नहीं सेव करना चाहोगे? तुमको वो पैसा का पर्टिकुलर जरूरत नहीं है तो तुम उसको सेव करोगे ताकि तुमको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले और तुम्हारे पास हायर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो थोड़ा, ठीक है? उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पैसा सेव करके या पैसा इन्वेस्ट करके तुम ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल क्रिएट कर सकते हो, इन्वेस्ट करके, बना करके, बचा करके, ठीक है? तो कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। समझ में आया? इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर फंड्स होल इकोनॉमी में, जो हम लोग का ओवरऑल पूरा इकोनॉमी है उसमें फंड्स प्रॉपर तरीके से फ्लो करता है, ठीक है? प्रॉपर तरीके से फ्लो करता है मतलब जो सेव कर रहा है उससे जो नीड है, जिसको नीड है उस तक सही तरीके से जा रहा है, तो इकोनॉमी क्या करेगा? ग्रो करेगा। अब सपोज किसी को नीड है, उसको कोई भी एक्सपेक्टेड नीड रह सकता है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, बट थिंग इज अगर उसको जरूरत है पैसे का, वह या तो कहीं यूज करेगा और उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट देगा, तो इससे क्या होता है? देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, ठीक है? कि बैंक्स में रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है? अब वो बंदा इंटरेस्ट दे रहा है तो क्या हो रहा है? इनकम जनरेशन भी हो रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है? उसके बाद आता है फैसिलिटेट्स ट्रेड्स एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब जो हम लोग का मार्केट्स है वहां पर ट्रेडिंग वगैरह चलता है, या कॉमर्स में हो गया मतलब जिस तरह से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? तो उसमें भी बहुत सारा मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि चेक्स हो गया, ठीक है? या फिर टी बिल्स हो गया, जो भी। तो ये सब चीज क्या होता है? टी बिल्स, हम एक्चुअली टी बिल्स का मतलब दूसरा चीज है, ट्रेजरी बिल्स होता है, ठीक है? वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आता है, बट जो भी इस तरह का बहुत सारा मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जो है यूटिलाइज होता है, यूज होता है, ठीक है? जिससे क्या होता है? ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो कि हम ऑलरेडी बताए, ठीक है? अलग अलग इंडस्ट्रीज में, फिनेंशियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि अगर ज्यादा फ्लरिश करेगा, पैसा का फ्लो बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है? तो इनकम भी जनरेट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। समझ में आया? यही है द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है? अभी जो हम इससे पहले एक्सप्लेन किए थे भैया, व्हाट इज द नीड, वो भी है, ठीक है? अब वो क्या है? हम एक पर्टिकुलर माइक्रो लेवल पे बात की, मैक्रो लेवल पे बात नहीं की थी। यहाँ क्या है? मैक्रो लेवल पे, नेशन वाइड के हिसाब से बात हो रहा है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इट इज टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एंड आई होप ये हो गया होगा। अच्छा, ये सब जो है, जो आप लोग का अगला क्वेश्चंस रहेगा, क्लासेस लीजिए, क्लासेस ज्वाइन करिए, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, दोस्त लोग के संग शेयर करिए, सबको बताइए किस तरह से क्लासेस हो रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, कमेंट करके मेरे से जरूर पूछिएगा, ठीक है? और क्लासेस परचेस करके हम लोग के साथ जुड़ जाइए ताकि आगे भी इस तरह का क्लासेस आप लोग को मिलता रहे। और इसी के साथ आज का वीडियो हम करते हैं यहाँ पर एंड। कोई भी डाउट के लिए दिया हुआ हम लोग का जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर पे कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम में हम लोग का कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।